जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, हनुमान मंदिर पॉलिटिक्स, कास्ट कंट्रोवर्सी और प्रभाकर डिबेट, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम आज की 2026 की जो पॉलिटिक्स है, वो कई सारी चीजें ऐसी आपको नजर आएंगी। अलग अलग प्रदेश से अलग अलग मसालेदार खबरें सामने आती हैं और इन सब में कॉमन फैक्टर एक ही है, वोट बैंक और आइडेंटिटी नैरेटिव। एक तरफ अखिलेश यादव का हनुमान मंदिर जाना और जो हम उसके, ये बिल्कुल विपरीत है जो इलेक्शन ऑप्टिक्स जिस तरह की वो करते आए हैं। और दूसरी तरफ ये बता रहा है कि जो सपा के स्पोक्स पर्सन है राजकुमार भाटी, वो पूरी तरह से एंटी ब्राह्मण जो रिमार्क्स है वो देते हैं उत्तर प्रदेश में। और जो उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से कास्ट फायर स्टॉर्म में खड़ी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और दूसरी तरफ हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में जो सीएम जोसेफ विजय हैं, उन्होंने प्रभाकरण को लेकर स्टेटमेंट में जो उन्होंने दिया है और उन्होंने रिस्पेक्ट और सारी चीजें जो पे की है, वो जो है कहीं ना कहीं नेशनलिज्म वर्सेस जो रिलीजन आइडेंटिटी है उसकी डिबेट भी खड़ी करती है। सवाल बड़े सारे हैं और सीधे साधे सवाल हैं कि जो भारतीय राजनीति है अब डेवलपमेंट से ज्यादा रिलीजन, कास्ट और आइडेंटिटी सिंबोलिज्म पर बढ़ रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ट्रेडिशनली मुस्लिम वोट बैंक उनके पाले में है, लेकिन अब जो जो उनका वोट परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए अब ये चुनावी जो हिंदू है, राजनीतिक हिंदू मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी भी चुनाव के समय मंदिर पहुंच जाते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं उसी तरफ जाती हुई नजर आई। तो समझेंगे कि आखिर ऑफिशियली क्या हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उतर चुकी हैं चुनावी मैदान में अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संदीप आर के सिंह जी फ्रॉम प्रारब्ध.in। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते अंबर जी, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। प्रणाम, जय श्री राम। संदीप जी, उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। अखिलेश यादव, हम जानते हैं कि वो जो जिस तरह की राजनीति करते हैं, मुसलमान वोट बैंक को साथ, उनके पास सदा हुआ साधने की जरूरत नहीं, उन्हीं के पास मतलब शॉर्ट है। लेकिन अब वो हनुमान मंदिर जाते हैं और भक्ति आस्था, वो खुद हिंदू है, हम किस तरह के हिंदू, हम इस पर सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन क्या वो हिंदू वोटरों को साधने के लिए ये आउटरीच स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई है? जिस तरह से मंदिर जाना, राहुल गांधी भी जनेऊदारी कर लेते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं, तो क्या उसी इंडी गठबंधन की जो जो एक पैटर्न है उसी पे चलते हुए नजर आ रहे हैं 2027 के लिए? अंबर जी, एक जो विचार है बहुत उसको क्लियर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वन थॉट हैज टू बी क्लियर्ड वेरी कैटेगोरिकली दैट अखिलेश यादव मुसलमान वोट बैंक को नहीं साधते हैं। मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश यादव जैसे लोगों को अपने लिए यूज करता है, जैसे वो बंगाल में अभिषेक बनर्जी को यूज करता है, जैसे वो बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव को यूज करता है, जैसे उसने महाराष्ट्र में शरद पवार को यूज किया, जैसे दिल्ली में केजरीवाल को यूज किया, जैसे वो गुजरात में कोशिश करता है पर हार जाता है, जैसे उसने कमलनाथ को मध्य प्रदेश में यूज किया, गहलोत को राजस्थान में यूज किया, अभी मुस्लिम लीग के माध्यम से केरल में वह सत्ता में आ चुका है, जैसे वह पूरे गांधी खानदान को यूज करता रहा है। तो अखिलेश यादव एक मोहरा है, एक मुस्लिम वोट बैंक के लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में एक प्यादा मात्र है और कुछ नहीं। भारत में अगर कोई कहे कि कौन सी राजनीति होती है, तो 47 के बाद से और 47 के पहले से किसी को लगता है 47 के बाद के भारत बदल गया? नहीं। राजनीति का मतलब है द अप्रोच टू पॉलिटिक्स, द अप्रोच टू पावर। हिंदू वोट बैंक किसी के लिए भी वोट कर सकता है, किसी चीज के लिए वोट कर सकता है, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट इत्यादि इत्यादि। मुस्लिम वोट बैंक प्योरली वोट करता है टू हैव अ सीट इन द पावर, टू हैव अ प्रेजेंस इन द पावर, दैट्स इट, नथिंग मोर, नथिंग लेस। अखिलेश यादव इज अ टूल। अब वो पर मुस्लिम वोट बैंक अकेले काम नहीं कर सकता है, गिवन द डेमोग्राफिक दैट इट हैज। जो उसकी जनसंख्या है वह देखिए, बंगाल में वो जब कांग्रेस के साथ था तो वो क्या कर रहा था, सीपीआई के साथ था तब वो क्या कर रहा था, और जब वह तृणमूल के साथ आया तो उसने तो मुगल रूल लागू कर दिया। गली गली में जहांगीर खान और शाहजहां शेख और इत्यादि इत्यादि के साथ उसने अपने हरम खोल दिए।
कमिंग बैक टू उत्तर प्रदेश, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, यहाँ पर अभी उसकी डेमोग्राफिक काम नहीं आ रही, तो उसको जो है थोड़ा सा हिंदू से कुछ लोग चाहिए। मायावती उसको वो विंडो नहीं दे रही हैं। मायावती जी जो है वो प्योर भारत के अगेंस्ट नहीं जा रही हैं। वो मायावती जी दलित वोट बैंक को साधती हैं। अगर आज अखिलेश यादव गायब हो जाएं और यह दलित वोट बैंक को साधने के लिए मुसलमान जो भी कर रहा है, अभी नोमानी जी का भी कुछ वक्तव्य आया था कि SC ST हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, ये नहीं है हिंदू। भाई कोई हिंदू नहीं है तो क्या ही कहें, कोई हिंदू नहीं भाई तुम्हारे लिए, वो सब टुकड़ों में बांट दो। मुसलमान वोट बैंक को हिंदू नहीं चाहिए, उसको थोड़ा सा हिंदू चाहिए, हिंदू की कुछ जातियां चाहिए। फिर हिंदू को कैसे वो बांट सकता है? फिर कर्नाटक में लिंगायत ले लेगा, वो कलेगा लेगा लेगा, वो कुछ भी, वो हर जगह से कुछ ना कुछ ले लेगा। उसको पूर्ण हिंदू मानसिकता का वोट बैंक नहीं चाहिए। अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं? लखनऊ में, जो कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो मुझे लखनऊ का ये इतिहास, यह सभ्यता, यहाँ की संस्कृति पता है कि यहाँ पर एक कल्चर, यहाँ पर बड़े मंगल का भंडारा होता है जेठ में। जेठ मतलब ज्येष्ठ माह में, जो कि गर्मी में आता है। आपने एक गोविंदा का गाना सुना होगा, करिश्मा का, जेठ की दोपहरी में पाँव जले है, पाँव जले है। सो वो क्या है कि वह हिंदू जो महीने हैं हमारे, उसमें जेठ आता है गर्मी के समय। भाई गर्मी भयंकर पड़ रही है, तो यहाँ पर जो हमारा हनुमान सेतु मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और लखनऊ का सबसे प्रसिद्ध और सबसे नामी और सबसे सिद्ध मंदिर है। इसको स्वयं नीम करोली बाबा जी ने अपने हाथ से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो उसके आगे भंडारे लगते हैं। शुरुआत हुई कि उसके आगे परिवर्तन चौक था, वही परिवर्तन चौक जहाँ से 2019 में मतलब शाहीन बाग के रेप्लिकेशन में यहाँ के लोगों ने दंगा करना शुरू किया था, और योगी जी ने वहीं पे शांत करा दिया और फिर दंगाइयों के पोस्टर छाप दिए थे। खैर, तो अखिलेश यादव जो है क्या कहते हैं, वो बड़े मंगल को इग्नोर नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। अगर उत्तर प्रदेश में हिंदुओं पर उनको अपना थोड़ा भी असर दिखाना है, तो लखनऊ के बड़े मंगल को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और खासकर 2026 के बड़े मंगल को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जनरली क्या होता है, 4 हफ्ते होते हैं, 4 मंगल होते हैं जिसमें भंडारा होता है, और पूरे शहर में होता है, पूरे शहर में होता है, सड़क पर होता है। हर गरीब, हर मिडिल क्लास, अमीर आदमी भी घर में खाना नहीं बनवाता है, वो इस भंडारे में भोजन कलेक्ट करता है, भंडारे का प्रसाद खाता है। अब अखिलेश यादव ने क्यों, मतलब ब्रिलियंट आदमी तो हैं, और उनके पीछे के मुसलमान, जो उनके मुस्लिम तंत्र हैं, वोट बैंक वाले, जो भी लोग हैं, वह कहते हैं कि भाई साहब, जब भंडारा सड़क पे हो सकता है तो नमाज भी सड़क पे हो सकती है। तो वो नमाज को कवर फायर देने के लिए वो भंडारे की बात कर रहे हैं, और मतलब मंगलवार के भंडारे पर जाके प्रसाद बांट रहे हैं। उनके वीडियोस चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सड़क पर भंडारा हो रहा है, सड़क पर यह हो रहा है, सड़क पर सौहार्द होना चाहिए, मंगल को यदि सड़क पर हो सकता है तो ये ही, वो पहली बार सड़क, भाई वो जब CM था तो सड़क पे कहाँ था? वो लखनऊ में नहीं था वो आदमी? अगर मैं कहूं कि 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव एज अ CM किसी भंडारे में जाते हुए दिख जाए, उनकी फोटो दिख जाए, तो मुझे बता दीजिए। उस आदमी के पास पूरा समय था कि वो 5 साल IS-11 और CM-11 के साथ क्रिकेट खेल रहा था, 5 साल लगातार मैन ऑफ द मैच था, साइकिल ट्रैक बनवा रहा था। और 2016 का तो मैं बताऊं, 2017 के फरवरी में ऐसा IS-11 के साथ मैच हुआ कि एक IS अधिकारी की बॉल पर वो बंदा बोल्ड हो गया, कुछ 60-65 रन बनाए थे। वो IS अधिकारी अपना सर पकड़ के बैठ गया। द वीडियो इज इन यूट्यूब, यू कैन सर्च फॉर इट, यू कैन लुक फॉर इट। वो कहाँ था वो आदमी एज अ CM? वेयर वर यू? लखनऊ में तो भंडारा तब भी हो रहा था। और बड़े मंगल का भंडारा जो आज का कल्चर नहीं है भाई साहब, वो तुलसीदास जी के समय का दिया हुआ है। तुलसीदास जी ने अपने समय में रामचरितमानस तो लिखी ही लिखी। रामचरितमानस के प्रचार प्रसार के लिए रामलीलाएं करवाई, और उनके द्वारा स्थापित रामलीला आज भी ऐशबाग रामलीला में होती है। वहां पर जो यहाँ के पहले मेयर थे भाजपा के, दिनेश शर्मा जी और हरीशचंद्र अग्रवाल जी, उनके परिवार वाले आज भी वो 500 साल पुरानी रामलीला का
वो करवाते हैं, पूरा पूरा कार्यक्रम करवाते हैं। और आपको पता है अखिलेश यादव कभी नहीं गए वहां। वहां आया कौन था उस रामलीला में, पता है अंबर जी कौन आया था? कौन 2016 है? में मोदी जी आए थे। मोदी जी अखिलेश 2016। यादव तो रामलीला में के जाएंगे, तो राम मंदिर में विश्वास नहीं रखते, तो राम मंदिर के विरोध में 2016 ही वो तो हनुमान सीएम। मंदिर। हनुमान मंदिर वो किस उससे गए थे? अगर राम के बिना तो हनुमान अधूरे हैं, तो वो क्या करने गए हनुमान मंदिर? मैं कह रहा हूं कि 2016, मैं जब उन लोगों को जानता हूं पर्सनली, जिन जिन लोगों ने वो 500 साल की रामलीला की परंपरा अपने यहाँ चला रखी है, जिनके परिवारों ने चला रखी है जी। अपने पैसे से, अपने धन से, किसी भी प्रकार से। और उनकी हम्म। शिकायतें ये थी कि ऐशबाग की ईदगाह में, विच इज जस्ट व्हाट, बीच में एक 20 फीट की सड़क है। ईदगाह में अखिलेश कितनी बार आके जा चुके हैं, हर रमजान में हर इफ्तार करने आके जा चुके हैं, और उस रामलीला में या उस वहां की वो कंडीशन देखने कभी नहीं आए। आया तो कौन संदीप सबसे जी, पहली बार? कौन है? इसके मोदी जी लिए आए जी। इसके लिए आप इसके लिए आप किसको ब्लेम करेंगे? आप क्या जो मुसलमान जो एक वोट बैंक है उसको ब्लेम करेंगे, या अखिलेश यादव खुद को जो कहते हैं कि मैं तो खुद हिंदू हूँ, जब भी इस तरह का सवाल उठता है तो कहते हैं मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद पूजा करता हूँ भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, सबकी, बार बार ये वे सफाई करते हैं, लेकिन उनको नहीं आया कि एक ऐतिहासिक जो रामलीला होती है वहां पर भी जाए, उसको भी देख लें एक बार जाके, 5 साल में एक ही बार चले जाए, 5 बार ना जाए तो। अंबर जी, मैं ब्लेम करता हूँ उस हिंदू को जो इस्लामिक वोट बैंक का समर्थन लेकर सत्ता में आना चाहता है, और उसका ताजा तरीन उदाहरण है महुआ मित्रा। यस। बंगाल में क्या कह रही हैं कि अरे गाय क्यों नहीं काटने दे रहे हो, गाय तो काटने दे देना चाहिए, ये तो यहाँ की परंपरा है, कोई बनर्जी है, कोई कुछ है। मैं ऐसे हिंदुओं को ब्लेम करता हूँ, क्योंकि गाय काटने की परंपरा भारत छोड़ के और कहीं नहीं है, अरब में नहीं है, कहीं नहीं है। कहीं नहीं खाया ही नहीं गाय, जाता, गाय का गोश्त नहीं खाया जाता, कहीं नहीं खाया जाता। आपसे बेहतर तो मैं नहीं जानता हूँ, मुझे इतना पता है। एग्जैक्टली, इनफैक्ट जो ईरान से तो ये फतवा भी आया था खामनेई साहब का कि आप, भारत के लिए खास तौर से, क्योंकि भारत में इस तरह की जब कंट्रोवर्सी हुई कि गाय का गोश्त, वैसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि गाय का जो दूध है वो बेहतरीन है, और गाय का गोश्त आपके लिए बदतरीन है, तो आप गाय का गोश्त अवॉइड करें, और उसका घी जो है आपके लिए बहुत गजा शिफायाब है, तो आप घी का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें। तो एक मुसलमान के लिए सुन्नत है, अगर आपके खुद आपके पैगंबर ने बोल दिया, आपके रसूल ने बोल दिया, फिर उसके बाद फतवा है, ईरान से ये फतवा आया कि अगर आपके देश में गाय का गोश्त खाने पे प्रतिबंध है तो वो आपके लिए हराम है। तो हमारे यहाँ में, क्योंकि मैं हमारे यहाँ तो कभी कोई, वैसे भी पहले से ही नहीं, कभी कोई गाय का गोश्त खाया ही नहीं जाता। अब कहाँ बंगाल में खाया जाता है, कोई जिद में खाते हैं कि क्योंकि हिंदुओं को हर्ट होता है, तो ये सबसे ओछी मानसिकता है। फिर उसके बाद आप रोएंगे कि भाई फलां को मार दिया, ढिका को मार दिया, तो आप अगर दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर आप बाद में क्यों रो? अंबर जी, मैं एक आपको बात बताऊं, मैंने अपने चैनल पे पॉडकास्ट किए, नॉट ओनली अ जी। पॉडकास्ट, आई वेंट टू अ प्लेस, वी डिड अ हम्म। मतलब फुल लेंथ हम्म। फीचर ऑफ दैट हम्म। प्लेस। शैलेंद्र सिंह हम्म। सर हैं, उन्होंने गौशाला खोल रखी है जी। देसी गायों की। जी। और वह उन्होंने जहाँ गौशाला खोली थी वो अपने आप में एक बंजर भूमि थी। वो उस जगह पे जी। मैं कई बार गया हूँ, 10 साल से जा रहा हूँ। इट वॉज अ बैरन लैंड। वहां पर उन्होंने जो है 10 गायों से शुरुआत की, और आज के डेट में उनके पास 250 देसी गायें हैं। अब कुछ अरे नहीं वाह। है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उस भूमि पर उन देसी गायों की जो गाय की स्लरी है, उससे बायोगैस जनरेट किया, उस स्लरी उठा के उस जमीन पे डाल दी। हम्म। आई कैन नॉट टेल यू कि बाउंड्री के बाहर और बाउंड्री के अंदर का जो फर्टिलिटी है उस उपजाऊ। लैंड का, इट इज अमेजिंग, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ तक कि बिल्कुल। जब उनकी गाय बाहर जाती थी टहलने, वहां गोबर करती थी, तो वहां पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया और सब कुछ नेचुरल इकोसिस्टम, बैरन हम्म। लैंड है। बबूल, बिल्कुल। उनके बाउंड्री के बाहर बबूल उगा हुआ है, नील हम्म। गाय चल रही हैं। लेकिन जितना अंदर है, अंदर में मैंने वह चीजें देख रखी हैं कि गुलाब महक रहा है, शहतूत के पेड़ हैं, आप पेड़ से शहतूत तोड़ के खा सकते हैं, अमरूद हैं, इतने बड़े पौधे पर आम उगा हुआ है। मैंने भी, मेरे भी घर में अम्रपाली है, मैंने इतने छोटे पौधे जी। पर आम बड़े बड़े कभी नहीं देखे, जस्ट बिकॉज की देसी गाय की गोबर की स्लरी है।
ये जो पूरी भारत की भूमि है, ये उपजाऊ कैसे? हजारों साल से यहाँ क्या हो रहा था? बिल्कुल यहाँ पर गाय विचरण कर रही थी, बिल्कुल उनके गोबर में जो न्यूट्रिएंट्स है भूमि के लिए, जमीन के लिए, इट्स अ प्रकृति हमेशा ना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती है। समुद्र से भाप उठा, बादल बना, बादल गया पहाड़ों पर, कहीं हवा बना, बारिश हुआ, फिर पानी बना, वो फिर धरती पर बहकर वापस समुद्र में चला गया। नेचर हैज अ इकोसिस्टम इन इट्स प्लेस। हम जो खाते हैं, हम क्या करते हैं, गाय जो खाती हैं, जो करती, में चारा उगा, गाय ने हरा चारा खाया, उन्होंने गोबर किया, धरती में गया, धरती ने फिर से हरा चारा उगाया, गाय ने खाया। ये पूरी भारत भूमि, लोग कहते हैं भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। भाई साहब, पॉपुलेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ की भूमि इस पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकती है विद वाटर एंड विद फूड, नहीं तो मर जाते हैं हम। बिल्कुल सिंपल। तो पॉइंट इज कि गाय को अगर आप कोई एज अ बीफ देखता है, एज अ मिल्क देखता है, इट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। गाय का गोबर से क्या होता था, क्या नहीं होता था, इट्स अ डिफरेंट कन्वर्सेशन ऑल टुगेदर। बट द पॉइंट इज कि जो ये देर आर सम हिंदूज, वो पाल रहे, आज कई सारे हिंदूज का हमने वीडियो देखा, गाय पाल रहे थे कि बांग्लादेश जाएंगी, इनको तस्करी करेंगे, इनको काट लेंगे, इनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन मैं बताऊं, इसमें उनकी भी गलती नहीं है। जब आपने कि एक प्रदेश से इंडस्ट्रीज हटा दी, बिरला को मार के भगा दिया आपने, दुनिया भर के लोगों को मार के भगा दिया, इंडस्ट्रीज बंद कर दी, छोटे बड़े मतलब मैसिव लेवल के कॉर्पोरेट्स हट गए आपके यहाँ से, तो भाई साहब जो आदमी जमीन पर है, गरीब है, वो करेगा क्या? पेट बिल्कुल पालने के कुछ लिए तो क्या करेगा। करेगा? और आपने क्या है, इकोसिस्टम ये है कि भैया तुम जो है पैदा करो और उसका बांग्लादेश भेज देंगे, तो कोई ना कोई तो पिक कर लेगा, क्या करेगा? बिल्कुल परिवार को देखेगा कि गाय को देखेगा, कि क्या करेगा? मैं तो जानता हूँ देर आर पीपल हु आर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा कर रहे हैं बैलों के माध्यम से। देर आर प्रोजेक्ट्स, मतलब आई हैव डन बिल्कुल दैट वीडियोस, वी आर वर्किंग यस ऑन द सेम। आपके 50 साल पहले तक ये बैल, ये गाय आपके इकोसिस्टम नहीं भाई साहब, आपके फूड चेन के पार्ट थे। इनके बिना आपका अन्न नहीं था, आप अन्न नहीं खा सकते थे अगर आपके घर में गाय बैल ना हो तो। मैंने अपने मामा, अपने बाबा, अपने दादा को देखा हुआ है, बिल्कुल। पालते हुए, पोसते हुए, साना पानी करते हुए, चारा देते हुए, चराते हुए। मेरे भाई लोग चराने के लिए लेके गए और अभी भी गोधूली में, गांवों में हाँ तो अभी बस। भी बैल और गाय उसी तरह से उसी उस काम में आते हैं, उस खेती में और घर में दूध में, ये सारी चीजें जो है पूरे उसका अभी भी हिस्सा है। अब वही देसी गाय के घी पर मैं बताऊं, द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, उनका जो घी है वो 3,500 रुपीज पर किलो घी बिकता है, और वो आने से पहले निकल जाता है, प्री ऑर्डर पे लगा रहता है। आप क्या करेंगे उसका? देर आर बिल्कुल पीपल हु नो द वैल्यू ऑफ इट, दैट्स इट। या खैर, दिस वाज नॉट आवर टॉपिक। इशू इज कि जो ये लोग कर रहे हैं, वन शुड अंडरस्टैंड कि आप जिस नेचर में हो, जिस ज्योग्राफी में हो, जो महुआ मोइत्रा है, अखिलेश यादव हैं, इनको लगता है बाहर से फंडिंग ले लेंगे। भाई अखिलेश यादव के आज के डेट में फंडिंग क्या है? वो क्रिश्चियन मिशनरी से फंडिंग ले रहे हैं। वो क्यों गए ममता के पास? वो स्टालिन के पास क्यों जाते हैं? वो तेजस्वी के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि जी इन लोगों के पास अब कोई फंडिंग नहीं है, फॉरेन की फंडिंग है, क्रिश्चियन मिशनरीज की फंडिंग। तो इसीलिए राजकुमार भाटी को अपना हीरो बना के रखते हैं, जो ब्राह्मण को गाली देता है। जेठाई दीपक ने साफ साफ कहा है कि ब्राह्मण को गाली देना शुरू करो, इट इज द एजेंट ऑफ क्रिश्चियंस। तमिलनाडु देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, बिल्कुल इस्लामिक्स उतना ब्राह्मण को गाली नहीं देते जितना क्रिश्चियनिटी देती या क्रिश्चियंस देते, बिकॉज दे नो व्हाट इज द कोर ऑफ हिंदुइज्म, हु टेक्स केयर ऑफ हिंदुइज्म। मेरे घर का पुजारी मेरे घर में आता है, मेरे घर में आते हैं, वो नवरात्रि पूजा करा के चले जाते हैं। मेरे घर के शादी ब्याह, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन के संस्कार, कुछ संस्कार करा के चले जाते हैं। उसमें कितना साइंस है नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट, बिकॉज वो मेरे घर का हिंदू संस्कार जीवित रखते हैं। जी वो अपने जीवन के उस पर, कीमत पर, उनका जी बच्चा पुजारी होना चाहता है, नहीं होना चाहता है, मुझे पता है कि वो अपने खानदान का अंतिम पुजारी है, मुझे ये पता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने पुजारियों को ध्यान नहीं रखा। 10,000 रुपये महीना भी उनके लिए, शादी ब्याह में बैठते हैं, अरे वरमाला में और एंट्री में और एग्जिट में बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता है,
पर जैसे ही पंडित जी बैठते हैं फेरे कराने के लिए, अरे हे पंडित जी आप क्या कर रहे हैं, तो बेवकूफी है ये, मीडिया ने फेड किया है, ठीक है, आई हेट इट। भाई असली संस्कार वह वैदिक संस्कार है जो फेरों के आसपास हो रहा है, चुप रहो, एंजॉय कर चुके हो, नाच चुके हो, गा चुके हो, दारू पी चुके हो, जो करना है तुम कर चुके हो, इस पवित्र मौके पर चुप रहो। नहीं चुप रहना, पंडित जी को गाली देनी, अरे पंडित जी 500 रुपए क्यों ले रहे हैं, 1000 रुपए क्यों ले, अबे तुमने डीजे को 5000 दिया भाई, अभी डीजे वाले को दिया है। सो ही आपका जो आपके समाज का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमेशा से रहा है, आप उसको डिस्करेज कर रहे हो। और इस पे इसका निशाना किसका है एक जी? बड़ा इसका इसका एक बड़ा मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी हमें हमारी जो सिनेमा रहा है, क्योंकि जिस तरह के कैरेक्टर्स उन्होंने फिल्मों के माध्यम से उन्होंने स्टीरियो टिपिकल जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं, ब्राह्मण का, बनिए का कैरेक्टर, ठाकुर का कैरेक्टर, एक पठान का कैरेक्टर, तो कहीं ना कहीं उसका असर समाज पे जरूर हमें पड़ते हुए मिला है। और उसी के नतीजे में हम देखते हैं, जिस तरह से आप महुआ मोइत्रो की बात करें या फिर अखिलेश यादव को लेकर हम जब भी इस तरह के सवाल खड़े करते हैं। लेकिन संदीप जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो हम साउथ, जो हमारा भारत का जो हिस्सा है, दक्षिण भारत, उससे जो Yeah. जो सीएम थलापति जोसेफ विजय हैं, उन्होंने एलटीटी जो चीफ प्रभाकरण है, उनके साथ जो उनका वो सब रहा, उसने एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। क्योंकि हम अगर प्रभाकरण की बात करते हैं, तो प्रभाकरण वो है जिनको के ऊपर ये उनका नाम इसमें आता है कि उन्होंने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी है, उनकी हत्या में या उनके असैसिनेशन में उनके उसके साथ जुड़ा हुआ रहा है। और अभी उन्हीं जोसेफ विजय के साथ में राहुल गांधी उनको ब्रदर कहते कहते कर रहे। तो ये क्या मतलब चल रहा है, जो दक्षिण में भारत के एकदम से 2-3 साल में ही टीवी के आती है, छा जाती है, और ये जादू कैसे हो गया, मतलब ये तो अंबर जी, जेलेंस्की आया यूक्रेन में, ही वाज अ कॉमेडियन, ही डिड अ हिट शो ऑन नेटफ्लिक्स, एंड कि वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट बन गया है, दैट वाज अ हिट शो, पब्लिक लव्ड इट। ही फॉर फॉर इलेक्शन, पब्लिक ने उसको 71% से वोटिंग करके उसको प्रेसिडेंट बना दिया। whenever you choose actor or a celebrity as a politician, Kejriwal was a celebrity, he was not a politician. Kejriwal was made a celebrity। 1.5-2 महीने का पूरा दिल्ली मीडिया ने अपना पूरा फोकस उस पे दिया। ही वाज जस्ट सिटिंग एट अ रामलीला मैदान। उसके बाद तो बाद में कहानी पता चली कि स्टील के गिलास में जूस भी पी लेता था, सब कुछ कर लेता था, वॉट एवर इट वॉज, अंदर समोसा केला सब कुछ चलता था अंदर कुछ भी था। ही वॉज अ सेलिब्रिटी। बट वो क्या ना, वो सेलिब्रिटी नहीं, वो उसको एंटरटेनमेंट चैनल ने नहीं बनाया था, उसको न्यूज चैनल ने सेलिब्रिटी बनाया। ठीक है। विजय ऑफ कोर्स मैसिव सुपरस्टार एक्टर इन व्हाट नॉट, ठीक है, बैक्ड बाय whom? एंड देखिए, पश्चिम बंगाल हम ले, पश्चिम बंगाल हमारा एक ऐसा प्रदेश है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, तो बांग्लादेश के माध्यम से पश्चिम बंगाल को मिस यूज किया गया टिल वेरी रिसेंट टाइम्स। पंजाब को मिसयूज किया पाकिस्तान ने एज अ खालिस्तान एजेंट एंड व्हाट नॉट। फिर आजकल ड्रग्स भेज रहे हैं और आम आदमी पार्टी पहुंच गई है, क्या कर रहे हैं, मतलब 20 साल जलाया उन्होंने पंजाब। तमिलनाडु भी तो जलाया आपने एलटीटी के माध्यम से, श्रीलंका, तमिलनाडु। क्या है रीजन? भाई आपने अभी अभी कल थोरियम में, थोरियम का जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, आपने अपने लिए एनर्जी इंडिपेंडेंट होने के लिए सेकेंड लेवल ऑफ क्रिटिकलिटी अचीव की। उसका प्लांट कहाँ है? इट्स इन नॉर्थ तमिलनाडु, कलापक्कम। एक आपने साउथ तमिलनाडु में, जो कि विच इज वेरी नियर टू श्रीलंका, आपने वहां का न्यूक्लियर प्लांट बंद कराया। और सोनिया गांधी के कार्यकाल में जो हमारा राम सेतु है, उसको सेतु संबंधन प्रोजेक्ट बनाकर चाइना का हम्मन पोटा कुछ नाम का पोर्ट है, जो कि श्रीलंका के साउथ में है, यस, तो आपने शुरू किया कि यहाँ का थोरियम लेकर जाओ। लाइकवाइज कि सोनिया गांधी वाज एमपी फ्रॉम बेल्लारी, और ये भारत से आयरन ओर का पूरा जो है स्मगलर हो रहा था थ्रू रेड्डी ब्रदर्स, और वो जा रहा था चाइना, और वहां से मतलब प्योर आयरन बन के आ रहा था। वो भारत में आयरन
बनाने वाली कंपनीज शट डाउन हुई जस्ट बिकॉज कि चाइना के द्वारा बनाया हुआ आयरन वाज लैंडिंग इन इंडिया एट अ वेरी चीपर रेट। ठीक है, अच्छा, इसमें अड़ंगा किसने डाला सेतु संबंधम प्रोजेक्ट ने? सुब्रमण्यम स्वामी। ही इज अ ब्लडी यूएस एजेंट, ही हैज ऑलवेज बीन अ यूएस एजेंट। हार्वर्ड, he is not a student of Harvard, he was a professor at Harvard. Chidambaram was his student. Chidambaram became finance minister, he never could. And Subramanian Swamy was kept at bay. Subramanian Swamy को हमेशा एज अ डिस्टेंस रखा गया, वाजपेयी एरा में भी और नरेंद्र मोदी, मतलब मोदी जी के एरा में भी। तो पॉइंट इज कि तमिलनाडु आज की डेट में, बंगाल आपने जीत लिया है ना, पर तमिलनाडु तो आप नहीं जीत पाए। तमिलनाडु हैज बीन ऑलवेज अ प्रोजेक्ट। ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी कि द्रविडियन नीचे चले गए और आर्यन ऊपर आ गए, इस पे तो लोगों ने बकायदा वीडियोस बना रखे हैं, क्लेम कर रखा है कि भाई साहब कोई तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लाके प्रूफ करो, उसका कोई सबूत दो। ये लो 2 करोड़ का, आपको पता है मैम, 2 करोड़ का प्राइस चल रहा है इस पे, कोई सर्च कर लेगा गूगल, पता चल जाएगा। बट नो हिस्टोरियन has ever went and claimed the amount। अच्छा, आर्यन इन्वेजन थ्योरी ऐसी है वैसी है, हाँ सही है भाई साहब, इसके बहुत सबूत है। एनसीईआरटी से पूछा गया आरटीआई में कि भाई साहब किस आधार पे आर्यन इन्वेजन थ्योरी पढ़ा रहे हो, मना कर दिया उन्होंने, कहा हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। संजीव सान्याल जी, अमेजिंग इकोनॉमिक, अमेजिंग हिस्टोरियन, वो कह रहे हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज अ मिथ, दिस वाज अ मिथ क्रिएटेड। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन रहा है? तमिलनाडु का द्रविड़ पॉलिटिक्स, डीएमके, एआईएडीएमके, पेरियार एंड व्हाटएवर, रामास्वामी। आज वो किसका प्रोजेक्ट था? प्रभाकरन। अगर विजय ने जाके प्रभाकरन को कहा, हे प्रभु आप बहुत शानदार आदमी थे और मैं आपको नमन करता हूं, प्रभाकरन वाज अ क्रिप्टो क्रिश्चियन, नॉर्वे के द्वारा फंडेड था, चर्च के द्वारा फंडेड था। और लोग कहते हैं कि अरे सुसाइड बॉम्बर सिर्फ इस्लामिस्ट में थोड़ी होते हैं, हिंदुओं में होते हैं। भाई साहब, प्रभाकरन वाज अ क्रिप्टो क्रिश्चियन, he was fighting with Sri Lanka in the support of Tamil Nadu or Tamil people of Tamil Nadu in the name of, हिंदू नाम रख के आप क्रिप्टो क्रिश्चियन हो सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं। Of course, केसी वेणु यही को, है कि अगर आप जोसेफ विजय ना बोले तो विजय विजय बोले तो लोगों को लगेगा भाई कोई वो हिंदू ही है। तो थलापति विजय चंद्रशेखर है भाई साहब। केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अंबिका सोनी, अलका लांबा। अलका अलका लांबा लांबा को भी तो, क्रिश्चियन है। अरे संबित पात्रा ने चैनल पे बोला है, रागिनी नायक और अलका मैं लांबा उनको दोनों को पर्सनली बोला है। जानती हूँ, हम लोग डिबेट्स में अक्सर मतलब बहुत सारे डिबेट्स में मिलते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह में। या तो इस बात का अंदाजा है, मतलब नहीं है कि वो क्रिश्चियन है। मल्लिकार्जुन खड़गे, हम्म। प्रियंक खड़गे, चिदम्बरम, लेकिन अब संदीप जी, इस एक बात यहाँ से निकल कर आती है, जो साउथ में हो रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, और वो भी मतलब राहुल गांधी जो हमेशा एक चुनावी मंच से गिनाते हैं कि हमारे परिवार ने शहादत दी, कुर्बानियां दी देश के लिए। आप अपने बाप के, अपने पिता के कातिल को उनको नमन करने वाले के साथ कैसे सत्ता आप उसके साथ बना सकते हैं, और कैसे जो कांग्रेस समर्थक है वो उस चीज को बाय करते हैं, और फिर वो लोग भी कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने शहादतें दी हैं देश के लिए, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो कोई नहीं दे सकता। अब क्या जो हमेशा होता है नॉर्थ साउथ डिवाइड और हिंदी और ये सब बात करें, क्या ये सारी चीजें तेज होंगी? क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये जो चैटर्स थे ये काफी पुख्ता होने लगे हैं कि अब उधर ये सारी चीजें और तेजी से आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्रिप्टो हैं सब एक साथ आ गए हैं। अंबर जी, आपने कहा अपने बाप के हत्यारों के साथ कैसे खड़े हो सकते हो? राजीव गांधी ऑफ कोर्स डाइड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है, लाश के टुकड़े के मिलाने के लिए डीएनए मांगा गया था, राहुल गांधी का डीएनए मना कर दिया था सोनिया गांधी ने, प्रियंका का डीएनए दिया गया था। फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड, राजीव गांधी मिड इलेक्शन में पेराम्बलुरु में मारे गए, और उसके बाद उनके स्टेज पर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है, कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनके स्टेज पर तमिलनाडु का कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था, जयंती नटराजन नहीं थी, और तीसरा जो उस इलाके का प्रत्याशी था वो भी उस स्टेज पर नहीं था।
कांग्रेस अध्यक्ष से पूछा गया कि भैया तुम कहाँ थे, प्रदेश वाले से, क्या मैं सिगरेट पीने गया था पीछे। कैन यू इमेजिन, मोदी जी जिसके प्रचार में गए हों, वो आदमी नहीं है स्टेज पे, प्रदेश का अध्यक्ष नहीं है स्टेज पे, वॉट। कहा तो ये भी जाता है, कंफर्म्ड है, आई डोंट नो, कि सोनिया गांधी ने लास्ट मिनट पे डिच किया कि मुझे वहां नहीं जा। जयंती नटराजन वो भी नहीं थी स्टेज पर, उन्होंने ही इंसिस्ट किया था कि राजीव गांधी जी को आना चाहिए। 1990 में, 1991 के इस इलेक्शन के समय भाजपा का राइज चल रहा था। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह ने कार सेवकों की हत्या करवा दी थी, राम जन्मभूमि अपने चरम पर था, उसका इमोशन अपने चरम पर था पूरे भारत में। और राजीव गांधी की पॉलिसीज के थ्रू भारत अपने दिवालियेपन के चरम पर था। भारत कुड ब्रेक, इकोनॉमिक मेल्टडाउन कुड हैपन। कांग्रेस को आना ही था सत्ता में, बैक्ड बाय यू नो हु। तो क्या किया गया? मिड ऑफ द इलेक्शन राजीव गांधी डाइज। उसके बाद क्या होता है? राजीव इलेक्शन पोस्टपोन किए जाते हैं, इलेक्शन के सारे फेजेस पोस्टपोन किए जाते हैं, और राजीव गांधी की अस्थि कलश यात्रा पूरे देश में चलती है। देवर रेप्लिकेटिंग 1984 की अगर इंदिरा गांधी के मरने के बाद हमको अगर 400 सीट आ सकती है, तो राजीव गांधी के मरने के बाद कुछ तो सीट आ ही जाएगी, भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। तो भाजपा सत्ता में नहीं आई, खैर कांग्रेस को भी उतने सीट नहीं मिले, और सिंस सोनिया गांधी मॉर्निंग में थी या जो भी था, तो नरसिंह उसमें क्या था, अर्जुन सिंह, शरद पवार और पता नहीं कौन कौन लोग, और सबने बुद्धि खोपड़ी लड़ाई और पीएम बने श्री नरसिम्हा राव। और देश का सौभाग्य है कि नरसिम्हा राव बन गए पीएम, और उन्होंने गांधियों के द्वारा जो इंडियन इकोनॉमी का गला घोंटा गया था। There is an amazing book called Reform Nation by Gautam Chikarmani sir, and he is over a fellow। और वो आपको मतलब वो क्या कहते हैं, राइसिना डायलॉग्स में मिल जाएंगे उनके वीडियोस इत्यादि इत्यादि। सो ही हैज मेंशन्ड कि हाउ इंडियन इकोनॉमी वाज, उसका गला कैसे दबाया गया था विद पॉलिसीज बाय गांधी फैमिली। सोनिया गांधी को क्या जरूरत थी कि नरसिम्हा राव को जो है हमको कांग्रेस के दफ्तर में भी उनकी लाश नहीं रखने देनी है? क्या तकलीफ थी? भारत अपने एक जैसे, लेकिन क्या था, जैसे ही बाबरी ढांचा गिरा, भारत पर लगा श्राप हट गया, और श्राप हटा तो भारत अपनी राह पर आगे बढ़ चला। भारत ने वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कि नरसिम्हा राव के बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी आ जाते हैं, बीच में दो तीन लोग थे, डजंट मैटर। फिर अटल जी का कार्यकाल 2004 तक चलता है, 91 टू 2004, नो गांधी फैमिली इन इंडियाज प्रोमिनेंट पोजीशंस एट ऑल। और ये भारत के ग्रोथ का जो समय आप देखेंगे, अद्भुत है, अद्भुत। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कम्युनिकेशंस हो, पीसीओज लग रहे थे, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी की बात नहीं थी, इंटेंट ऑफ द लीडरशिप की बात। इसीलिए सोनिया गांधी ने फिर 4 से आके 14 तक क्या किया, डजंट मैटर। तो ये जो आपने बताया ना कि ये जो प्रभाकरण था, ये भी क्रिश्चियन था। भारत, किसी को लगता है कि 1947 में ब्रिटिशर्स ने और क्रिश्चियन तंत्र ने भारत को छोड़ दिया, तो भैया आप बड़े मासूम हैं, आपको नमन है। अगर नेहरू क्रिश्चियन तंत्र का एजेंट नहीं था, इंदिरा नहीं थी, राजीव नहीं था, सोनिया नहीं थी, और राहुल नहीं है, तो क्या ही क्या। भारत कैसे बचा? भारत देवों की भूमि है, बाबरी एक अभिशाप था, वो हटा, और जब से राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, आप भारत का ग्रोथ देखिए। जब से भारत अपने हिंदुत्व को पहचाना है, अपनी हिंदू सभ्यता को पहचाना है, आप बंगाल को देखिए ना साहब। बंगाल ने श्री राम जय श्री राम का नारा लगाया, राम से शरण मांगी, बंगाल बच गया। 24 में राम जी आए, बंगाल बच गया। बंगाल के हिंदुओं से पूछिए कि राम उनको क्यों प्रिय है, मोदी इनको क्यों प्रिय है। दुनिया मोदी जी को कुछ भी कह सकती है, बंगाल के हिंदू से पूछिए कि मोदी क्या है उनके लिए, शाह क्या है, अमित शाह क्या है। सो व्हाट यू सेड कि प्रभाकरण वाज अ क्रिप्टो क्रिश्चियन, ही वाज अ क्रिश्चियन प्रोजेक्ट, जस्ट लाइक राजा राम मोहन रॉय, अ लॉट ऑफ क्रिप्टो क्रिश्चियंस इन द नेम ऑफ हिंदू, व्हाट दे डिड। वो भारत के साथ क्या कर रहे थे, और क्यों? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अंबर जी, आपने जो क्रिटिकलिटी अचीव की है थोरियम की, उसी एरिया में तो है सारा आपका थोरियम रिजर्व।
अगर भारत एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड हो जाता है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर लेगा विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर नेशन, सो ये किसकी समस्या है? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। तो इसीलिए मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि जो जोसेफ विजय ने जो प्रभाकरण को जिस तरह की उन्होंने कंडोलेंस स्टाइल जो भी कह सकते हैं, जो भी उन्होंने रिस्पेक्ट पे की, इसमें एक गहरी मैसेजिंग तो जरूर नजर आती है। क्या मैसेजिंग निकल कर आती है, मतलब क्विकली मैं आपसे जानना चाहूँ। सी जेसाई दीपक सेट की the failure of he was asked कि आप how do you see विजय जोसेफ, तो he said कि कमला हासन के फेलियर के बाद विजय जोसेफ इज द प्लान बी। सो बंगाल और गुजरात और खालिस्तान और सब करने के बाद, बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस, सब करने के बाद बचा क्या है? द डीप स्टेट इज वेरी ट्रबल्ड, द ओल्ड डीप स्टेट। देखिए नॉर्वे में जो भी मोदी जी के साथ क्या हुआ, नॉर्वे में एक तंत्र चाहता है कि हमको मोदी जी के साथ डील करनी है। भारत इज द अपकमिंग इकोनॉमी, उनके पास परचेजिंग पावर है, उनके पास एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कंजम्पशन में एकदम मतलब दैट दे आर सुपर यंग जनरेशंस हैं, यंग पीपल हैं, एंड दैट्स वेयर वी कैन मेक आवर मनी। बट द ओल्ड डीप स्टेट वांट्स वी हैव टू ट्रबल दिस नेशन, वी हैव टू कंट्रोल दिस नेशन। सो विजय जोसेफ अगर प्रभाकरण को नमन करते हैं तो मैं विजय जोसेफ को नमन करता हूँ कि ठीक है भैया, आपने मेरी आंखों से पर्दा हटाया तो सही, आपने एथीस्ट डीएमके से हटाकर हमें बताया तो सही कि एथीज्म और सेकुलरिज्म एंटी हिंदू होने के ही पाथ हैं, और आपको गिरना तो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में ही है। कि केरल में यही राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सत्ता सौंप दी और तमिलनाडु में हार्डकोर क्रिश्चियंस को सत्ता सौंप दी। देखिए अंबर जी, हम सबने और बचपन में अभी पतंगे उड़ाई हैं। आते आते यूपी आते आते वो जनाधारी पंडित बन जाएंगे, ब्राह्मण। वो अखिलेश जी कर रहे हैं ना उनके भी हाथ पर। नहीं, राहुल गांधी भी होंगे अभी, क्योंकि उनको भी राहुल जाना है गांधी उधर। आज रायबरेली में थे, बारात घर का उद्घाटन कर रहे थे, दैट्स अनदर मैटर। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो पेंडुलम है, और वो पेंडुलम है जो 180 डिग्री पर, 360 डिग्री पर चलते रहते हैं। ही इज नॉट अ पेंडुलम इन 2 डायमेंशन, ही इज अ पेंडुलम इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, दैट्स अनदर मैटर। मैं कह रहा था जो पतंगे हमने बचपन में पतंगे उड़ाई हैं, तो जो पतंगे हम उड़ाते थे शाम को छत पर ले आते थे, उसी चरखी से मतलब अपनी छत पर ले आते थे और बड़े प्यार से इज्जत से रख देते थे। लेकिन कुछ पतंगे कट जाती हैं या अपनी डोर से टूट जाती है, या अपनी डोर को खुद तोड़ना चाहती है। तो जो अपनी सभ्यताओं से टूट जाती हैं, तोड़ दी जाती हैं, अलग हो जाती हैं, सड़क पर उन पतंगों का क्या हाल होता है? वो खालिस्तानी हो जाते हैं। वो सिख भले हों पर वो खालिस्तानी हो जाते हैं, वो तमिल भले हों पर वो क्रिश्चियन हो जाते हैं, वो बंगाली भले हों पर वो मुस्लिम हो जाते हैं। सड़क पर गिरी हुई पतंगों को जिन्होंने अपनी डोर तोड़ दी, जो अपनी छत पर वापस नहीं लौटे, उनको सिर्फ लूटा जाता है या फाड़ा जाता है। यही हाल होना है उन हिंदुओं का जिन्होंने अपने आप को सनातन से, भारत से अलग कर लिया। कोई कल्चर ऐसा है जो बिना भारत के, बिना सनातन के कल्चर हो जाता? तमिल, बंगाली, कश्मीरी, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, you are a subset of Hinduism and you are a subset of Bharat. You want to grow over it, you want to get out of it, be my guest. Either you will fall in the laps of Islamists or in the laps of Christianity. They are the vultures that are looking for you. That's it. बिल्कुल। और मंदिर की पॉलिटिक्स हो या फिर कास्ट की पॉलिटिक्स या फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, 2026 की जो सियासत है उसमें नैरेटिव जो है वो बदल रहे हैं, लेकिन टैक्टिक्स वही पुरानी नजर आ रही है। जब नेता मंदिरों में दिखाई देते हैं, सवाल उठता है आस्था है या फिर स्ट्रेटेजी, चुनावी स्ट्रेटेजी। जब कास्ट वाले इस तरह के कंट्रोवर्शियल रिमार्क वायरल होते हैं तो सवाल उठता है कि गलती से बोला है या फिर पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन और जब कंट्रोवर्शियल फिगर जैसे प्रभाकरण, उनको उनकी तरफ सिंपैथी नजर आती है, दिखाई जाती है, तो सवाल उठता है कि इस ह्यूमैनिटी में क्या मैसेज, जो ये ह्यूमैनिटी दिखाने की कोशिश की जा रही है, या फिर कोई
स्ट्रॉन्ग हिडन मैसेजिंग है जिसकी हम अभी बात भी कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में हम बात करते हैं सबसे बड़ा पावरफुल जो हथियार होता है वो होता है वोट। और वही वोट जब पावरफुल रहता है जब तक वोटर जो है उसको जो इमोशन जो है वो इमोशन में आकर नहीं बल्कि फैक्ट्स के और आधार पर वो अपना डिसीजन है। क्योंकि आज की जो असली जो इलेक्शन नजर आते हैं हमें वो सिर्फ कुर्सी का नहीं है, वो नैरेटिव कंट्रोल का भी है। और यही वजह है हम देख रहे हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में और भी देश के कई सारे राज्यों में उसके पहले हमें चुनाव होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक राज्य में चुनाव पूरा होता है, नतीजे आते हैं तो अगले प्रदेशों में माहौल बन जाता है, नेता इस तरह का पोलराइजेशन शुरू कर देते हैं। संदीप जी प्लीज क्या कहना चाहते हैं? अंबर जी, क्लोजिंग कमेंट्स हैं। जॉन एलिया के 2 शेरों से अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा। जी अद्भुत साहब थे प्लीज। कि मतलब दिस इज फॉर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। यूं जो तकता है आसमान में तू, कोई रहता है आसमान में क्या, और ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। मैं उनकी जमीन को थोड़ा खराब कर रहा हूँ। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही खुदा था जहान में क्या। बहुत बहुत जॉन एलिया बहुत बेहतरीन शायर है, हमारे अमरोहा से हैं वो और पूरे विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं और युवाओं में खासकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एवरीबडी संदीप शुड रीड हिम, एवरीबडी शुड जी। रीड। यस। थैंक यू। भारत के थे, नमस्कार जय हिंद। हिंदुस्तानी थे, जमीन बिल्कुल के थे जी। बिल्कुल बिल्कुल वो पाकिस्तान चले गए थे, बहुत लेट गए थे, अमरोहा से कुछ फैमिलीज गई लेकिन वो खुद को हमेशा भारत से ही जुड़ा मानते थे, Yes. वो खुद को वही अमरोहा और उसी से मानते हैं। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जय हिंद जय भारत। नमस्कार।